हेलो दोस्तों, मैं अतुल वर्मा और अतुल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने सबसे सबसे कठिन टॉपिक भी मान सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मान सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है और मैं आपको इसको 2 या 4 पार्ट में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, पढ़ाऊंगा 3 या 4 पार्ट में इसको खत्म कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप इसको यूपीएससी लेवल और पीएससी लेवल, इन लेवल तक के लाकर पढ़ें, डीपली पढ़ें। और मेरे हिसाब से ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। और इसलिए मैंने आज का आपका एक टॉपिक उठाया है प्रेसिडेंट, और इसका मैं पार्ट 1 आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके नोट्स बना लें, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप वनडे एग्जाम दीजिए, चाहे कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक को। सबसे पहले प्रेसिडेंट हमारे देश का एक प्रथम नागरिक है। मतलब अगर हमारे देश के प्रथम नागरिक की अगर बात की जाएगी ना, तो प्रेसिडेंट होगा भारत का प्रथम, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए मिनिमम एज 35 ईयर रखी गई है। और सबसे बड़ी बात, इसकी चुनाव प्रणाली काफी कठिन है, जो कि मैं आपको है ना इसके लिए एक अलग से एक लेक्चर क्लियर करूंगा। उसके लिए बहुत ही देश का सबसे कठिन चुनाव अगर माना जाता है वो प्रेसिडेंट का माना जाता है, क्योंकि इसके लिए एक अलग चुनाव प्रणाली बनाई गई है। क्योंकि जब भी देश में कोई संवैधानिक अगर व्यवस्थाएं फेल होती हैं, तो उस समय देश का पूरा कार्यभार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में रह जाता है। और प्रेसिडेंट की मिनिमम एज 35 ईयर्स रखी गई है। और दूसरी चीज और है, प्रेसिडेंट लोकसभा या राज्यसभा के सदन का सदस्य होना जरूरी है और महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगर संवैधानिक में कोई भी बात की जाएगी या फिर कोई भी नया नियम कानून इंप्लीमेंट किया जाएगा या लागू किया जाएगा, अपडेशन लिया जाएगा या संविधान में जोड़ा जाएगा, उससे पहले सिग्नेचर होना प्रेसिडेंट की बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस चीज को अपने ऊपर लेता है, मतलब उसको है ना लागू होने देता है या नहीं होने देता है। अगर वो देखता है कि जनता के हित में ये चीज नहीं है, तो वो उस अध्यादेश को अपने पास भी रख सकता है। इसके लिए इसकी पावर्स है प्रेसिडेंट की, वो भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज मैं केवल और केवल आपकी रूपरेखा तैयार करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी रूपरेखा तैयार होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको बेस नहीं पता होगा, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। और तीसरी बात, ये प्रेसिडेंट को भाग 5 में रखा गया है और 52 से लेकर 151 आर्टिकल के बीच में इसको विभाजित किया गया है। अब कुछ मैं इंपोर्टेंट आर्टिकल्स आपके सामने, आज केवल इसका ओवरव्यू दे रहा हूं मैं इंपोर्टेंट आर्टिकल्स का, इनका यानी डीपली में नॉलेज देकर आपको एक एक चीज इसकी लिखवाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन आर्टिकल्स का, क्योंकि ये एक बार अगर आपके पास स्क्रीनशॉट इसका हो जाएगा, फिर आप इसको पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहले आर्टिकल में पढ़ाता हूं आपको 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जैसा कि आपको पता है कि भारत का एक ही राष्ट्रपति है हमारे भारत का, और ये बार बार इलेक्ट किया जा सकता है, इसके कार्यकाल की क्षमता बढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका या अलग देशों में ऐसा संवैधानिक रूप नहीं है। अमेरिका में केवल 2 बार राष्ट्रपति पद के द्वारा फिर तीसरी बार वो राष्ट्रपति नहीं बनाया सकता, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे देश में क्या हुआ था उस समय जब चुनाव प्रणाली चल रही थी, जब ना तो स्टार्टिंग में उनको डायरेक्ट ही सभा के द्वारा उसको इलेक्ट कर दिया गया था। फिर उसका 2 बार चुनाव हुए, 52 में हुए थे, 52 से 58 के बाद फिर उसको चुना गया, तो 2 बार राष्ट्रपति वो बने। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब दूसरी बात, आर्टिकल 53, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति इसके अंदर निहित होती है। क्या है कि हमारा जो राष्ट्रपति है ना, वो लेजिस्लेटिव पावर, विधायिका में भी अपना हस्तक्षेप कर सकता है, एग्जीक्यूटिव पावर उसमें भी अपना हस्तक्षेप कर सकता है, कुछ जगह पर तो जुडिशरी पावर के अंदर भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये सारी चीजें है ना आर्टिकल 53 के अंदर बताई गई है। आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव के लिए एक अलग प्रणाली बनाई गई है, उसके लिए आर्टिकल 54 के अंदर दिया हुआ है। लेकिन इसके चुनाव करवाने की प्रक्रिया किस फेज में कैसे चुनाव होगा, क्योंकि इसका मुख्य रूप ये होता है राष्ट्रपति के चुनाव का कि जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य ही, उनके द्वारा इसको राष्ट्रपति को बनाया जाता है। काफी अच्छे प्रोसीजर है इसके कि सारे देश के है ना विधायकों को लिया जाता है जो इलेक्टेड होते हैं, फिर है ना राज्यसभा के सदस्य लिया जो इलेक्टेड होते हैं, और लोकसभा के सदस्य, इन सबके है ना कुछ रेशियो लेकर वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके द्वारा इसका चुनाव करवाया जाता है। अब कार्यकाल और इस्तीफा, ये अपना इस्तीफा और कार्यकाल, इस्तीफा किसको देते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। अब ऐसे ही आर्टिकल में 57 में क्या, रीइलेक्शन, पुनः चुनाव की प्रक्रिया होती है इसकी, आप पुनः चुनाव कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है 50% अगर वोटिंग लिस्ट में नहीं आता तो इसका दोबारा चुनाव होता है।
आर्टिकल 59, आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन, अर्हता क्या होती है। देखिए सबसे पहले हमारे भारत का राष्ट्रपति बनाना है हमको, तो उसके लिए क्या उसकी क्वालिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए पहले 35 ईयर्स तो मिनिमम एज रखी गई है। दूसरी एज बात यह है कि भारत का प्रथम नागरिक, भारत का ही नागरिक हो। और ऐसा नहीं है कि है ना विदेशी व्यक्ति अपने भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन कब कंडीशन वो है कि जब वो है ना यहाँ की नागरिकता स्वीकार कर चुका हो। वैसे मैं इस चीज का एग्जांपल नहीं देना चाहिए, फिर मैं आपको दे देता हूँ कि सोनिया गांधी जी हैं, जो सोनिया गांधी या भारत की नागरिकता ले चुकी हैं, तो वो चाहे तो राष्ट्रपति पद पर कभी भी बन सकती हैं, मतलब प्रोसीजर के बाद। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको संवैधानिक रूप से रोक सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भारत की नागरिकता ग्रहण कर चुकी है। तो ये आर्टिकल की व्यवस्था इसमें बताई गई है। किसमें? आर्टिकल 58 में। सर्विस कंडीशन कि ये किस तरीके से सर्विस करेंगे, मतलब इनकी कामकाज की प्रक्रिया क्या है, कैसे ये अपना सिग्नेचर करेंगे, कैसे अटॉर्नी और पावर इनके पास, ये है ना किसी अध्यादेश को आने के बाद में उसको ग्रहण करके रख लेते हैं, कितने टाइम तक रख सकते हैं कोई अध्यादेश को, अगर ये नहीं करते हैं तो उसको बाद फिर संसद द्वारा से उसको अध्यादेश को किस तरीके से पारित कर सकती है। ये सारी चीजें आर्टिकल 59 के अंदर दी हुई है। आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 शपथ की। अब इसको शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलवाता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसको शपथ दिलवाता है। आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट रिमूव बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा तो है नहीं है कि मनुष्य है, तो मनुष्य का स्वाभाविक नेचर है कि बेईमानी करना या जो भी है, तो गलती कर सकता है वो भी। तो ऐसा तो है नहीं है कि है ना प्रेसिडेंट अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है नहीं है, रोबोट जैसे बना दिया कि भाई ये संवैधानिक प्रमुख है, ये अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं करेगा, 100% सही है, ऐसा तो है नहीं है। अगर हमारे देश का प्रेसिडेंट ही करप्ट हो जाए किसी भी चीज के अंदर लेकर, तो क्या हमारे देश का संविधान फिर तो कोई मतलब कहीं नहीं रहा। तो इसके लिए एक इम्पीचमेंट प्रोसेस को रखा गया कि अगर मान लीजिए कोई गलत काम करता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अगर गलत काम करता है तो उसको किस तरीके से हटाया जाए, तो उसके लिए एक महाभियोग की प्रक्रिया है जो कि आर्टिकल 61 में दी हुई है। आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 क्या है? सुप्रीम कोर्ट हैव राइट टू टेक डिसीजन और नाइदर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मान लीजिए हम प्रेसिडेंट का चुनाव करवाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराते हैं। अब इसके अंदर देखो, आपको पता है कि गड़बड़ियां आजकल चलना आम बात है, जैसे कि बोलते हैं कि ना इस मशीन में ये गड़बड़ी आ गई, ये गड़बड़ी आ गई। इसको देखते हुए अगर मान लीजिए उसके प्रोसेस में अगर कोई गड़बड़ी होती है या कोई प्रोसेस में कोई समस्याएं व्यवधान पैदा होता है, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का जज जो अपन महान्यायाधीश बोलते हैं, वो उस पर अपना राइट टू टेक डिसीजन दे सकता है, क्योंकि उस टाइम पर प्रेसिडेंट होगा, लेकिन उसका डिसीजन अगर वो अपने पक्ष में ले लेगा ना डिसीजन, तो इसके लिए ना हमारे देश में पारदर्शिता लाई जाए, इसके लिए ये आर्टिकल बनाया गया। देखिए हमारा संविधान कितना अच्छा है, मतलब कोई व्यक्ति गलती करे उसके लिए व्यवस्था है कि है ना गलती से भी गलती ना हो जाए, मतलब एक आम व्यक्ति को, स्वच्छ व्यक्ति को कहीं है ना उसको है ना किसी तरीके से दंड ना मिल जाए। तो कितना अच्छा संविधान बना है, इसलिए हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा है और सबसे अच्छा भी। वो अलग बात है कि फिर भी करप्शन तो है लेकिन कम है। आर्टिकल 72 पार्डन पावर मतलब क्षमा शक्ति की पावर। जैसे कि मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड मिल गया, तो हो सकता है कि राष्ट्रपति चाहे तो, जैसे आप सुनते भी होंगे कि कई बार राष्ट्रपति ने उसको माफ कर दिया, पार्डन दे दी है। तो अब कई बार किसी की 10 साल की सजा मिल गई, अब 10 साल की सजा मिल गई, लेकिन वो व्यक्ति ने अपने ही कार्यकाल में जेल में काफी अच्छे काम करना शुरू कर दिए, तो अब वो पछतावा तो है उस व्यक्ति को। तो क्या उस व्यक्ति को दोबारा जीने का अधिकार नहीं है? क्योंकि इंसान गलती करता है, गलती का पुतला होता है, गलती उसने कर दी, तो क्या उसके जीवन का अब महत्व नहीं है? हो सकता है कि उसने अपनी गलती जीवन में कर दी, तो हो सकता है उसको 10 साल का अगर 5 साल कर दिया जाए, 5 साल के बाद उसको रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि वो हो सकता है कि हमारे देश का है ना अच्छा नागरिक बन के देश की सहायता करे। तो इसके लिए इसको देखते हुए है ना केवल और केवल प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई कि आप किसी की मृत्यु दंड को हटा सकते हो आप उसके। और ये ऐसा होता भी है, आपने अखबार न्यूज में देखते होंगे कि है ना प्रेसिडेंट की ये बैठक में 26 जनवरी को उन्होंने इसको पार्डन पावर कर दी, पार्डन पावर के द्वारा इसको पार्डन दे दिया, मतलब क्षमा शक्ति दे दी। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश शक्ति। किस तरीके से अध्यादेश ला सकता है? मान लीजिए कहीं पे जाके संविधान फेल्यूर हो गया, तो आप एक अध्यादेश जारी कर दिया, आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी, तो ये सारी शक्ति इसी के पास है।
प्रेसिडेंट ऑफ कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 में ये बताया गया है कि कई कई बार ऐसे मामले आ जाते हैं जिसमें ना राष्ट्रपति खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब इस चीज के लिए क्या डिसीजन दिया है। अगर वो डिसीजन देता है, जैसे मान लीजिए कि है ना अब कोई ऐसा डिसीजन आ गया कि उसके घर से रिलेटेड है, तो सबको पता है कि है ना मतलब समस्या है, राष्ट्रपति उसी के हित में देगा। या कई बार ऐसी जैसे संवैधानिक स्थिति पैदा हो जाती है कि उसमें प्रेसिडेंट अगर डिसीजन देता है तो जनता के हित में होगा, वो समझता है, पर लेकिन जनता उसको मानेगी नहीं। जनता सोचेगी नेपोटिज्म आ गया, मतलब कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद आ गया, इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। उस कंडीशन में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह कर सकता है कि मैं इस डिसीजन को किस तरीके से दूं, क्या आप इस डिसीजन में सहमत हैं क्या, या किसी भी चीज पे है ना कानून बनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो वो सारी चीजें आर्टिकल 143 में दी गई। आई होप ये सारी चीजें आपको आज समझ में आई होंगी। मैंने बहुत कोशिश की और मैं ये पार्ट 1 इसलिए लिया, आप धीरे धीरे पढ़िए और आप इनको नोट्स तैयार कीजिए और मैं आपको अगला पार्ट पढ़ाऊंगा। उसमें अगले पार्ट में मैं आपको इसकी चुनाव प्रणाली बताऊंगा, मैनर ऑफ प्रक्रिया, मतलब मैनर बताऊंगा मैं आपको, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और इसके बाद में प्रेसिडेंट संस्थाओं को किस तरीके से गठित करता है, विधायिका में किस तरीके से देता है। तो ये लेक्चर मैं आपका आज यहीं खत्म करता हूँ और इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ, थैंक्स।